हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेट राइटर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस ड्रामा है जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। फ्रेंड, द टेम्पेस्ट का हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है तूफान। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें जादू है, बहुत सारे अच्छे करेक्टर्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसको पढ़ने में, देखने में आपको बहुत ही ज्यादा आनंद का अनुभव होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं द टेम्पेस्ट। फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं द टेम्पेस्ट के जो करेक्टर्स हैं इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है इसमें, उसका नाम है प्रॉस्पेरो। प्रॉस्पेरो ये जो है मिलान का राजा हुआ करता था। प्रॉस्पेरो जो है एक राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान, यानी कि एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ करता था मिलान का, जिसके राज्य को हड़प लिया जाता है। देखिए, यूसर्व्ड यानी हड़प लेना, उसके भाई एंटोनियो के द्वारा षड्यंत्र करके हड़प लिया जाता है। और एंटोनियो ये भी कोशिश करता है कि प्रॉस्पेरो और उसकी पुत्री जो रहती है मिरांडा, इन दोनों की हत्या करवा दी जाए। लेकिन इनका जो एक काउंसलर रहता है जिसका नाम रहता है गोंजेलो, वो अपने पुराने मालिक के प्रति यानी राजा के प्रति वफादार रहता है और उन्हें सुरक्षित वहां से बचा करके निकाल देता है। तो इनकी जान तो बच जाती है, लेकिन प्रॉस्पेरो का राज्य जो है ये चला जाता है। एंटोनियो जो इसका भाई रहता है वो षड्यंत्र करके इसके राज्य को हड़प लेता है। प्रॉस्पेरो और मिरांडा एक टूटे फूटे जहाज में बैठ करके वहां मिलान से जो है बच के निकल जाते हैं और जाके एक आइलैंड, एक द्वीप पर जाके वो उनका जहाज जो है लैंड करता है। यहाँ पर जो आत्माएं रहती हैं उन पर कंट्रोल स्थापित कर लेता है प्रॉस्पेरो, क्योंकि ये जादू का इसको बहुत अच्छा ज्ञान रहता है। प्रॉस्पेरो फ्रेंड वहां की जो स्पिरिट रहती है उन पे कंट्रोल कर लेता है और वहां का राजा बन जाता है। सेकंड कैरेक्टर देखें फ्रेंड तो एलोन्जो, ये किंग ऑफ नेपल्स है। ये उस षड्यंत्र में शामिल था जो इसके भाई प्रॉस्पेरो के भाई ने, एंटोनियो ने रचा था प्रॉस्पेरो को गद्दी से हटाने का। एलोन्जो का पुत्र रहता है फर्डिनांड, जो कि एकमात्र उत्तराधिकारी है उसके राज्य का। और फर्डिनांड जो है इसको प्रेम हो जाता है प्रॉस्पेरो की पुत्री मिरांडा से। आगे की कहानी में इनके बारे में और चीजें जानेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड हालांकि उस षड्यंत्र में शामिल रहता है, लेकिन ये एविल नेचर्ड मैन नहीं है, एक फ्लॉड पॉलिटिशियन है, एक बहुत कुशल पॉलिटिशियन है जिसको काफी सम्मान दिया जाता है उसके राज्य में। और ये एक विलेन का काम नहीं करता है, यहाँ पे ये चीज हमको ध्यान रखना है, ये विलेन नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें फ्रेंड, सेबेस्टियन, ये एलोन्जो का भाई है। सेबेस्टियन भी फ्रेंड एंटोनियो के द्वारा बनाए गए षड्यंत्र में शामिल रहता है और ये एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से अपनी बातों में उलझाया जा सकता है। ये एरियल के जादू से भी प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड एंटोनियो। एंटोनियो जो है ये प्रॉस्पेरो का भाई है जिसने राज्य हड़प लिया था प्रॉस्पेरो से। जब प्रॉस्पेरो अपनी गहन अध्ययन में लगा हुआ था जादू के, तब एंटोनियो षड्यंत्र रचता है और उसको अपने राज्य से, गद्दी से हटा देता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड प्रॉस्पेरो की पुत्री है मिरांडा। जब ये प्रॉस्पेरो को राज्य से निकाला गया था, यानी ये बच के वहां से निकला था मिलान से, तब ये इतनी छोटी थी कि इसको कुछ भी याद नहीं है कि उस समय क्या हुआ था और क्या हुआ, कौन कौन व्यक्ति उस षड्यंत्र में शामिल था, यानी इन सब बातों के बारे में इसको कुछ भी मालूम नहीं है। एरियल अपने जादू से इसको प्रभावित करता है जैसा कि इसके पिता की योजना रहती, और ये प्रेम में होत पड़ जाती है एलोन्जो के पुत्र फर्डिनांड से। ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें फ्रेंड, फर्डिनांड, ये किंग ऑफ नेपल्स, एलोन्जो का पुत्र है और एकमात्र उत्तराधिकारी है किंगडम ऑफ नेपल्स का। प्रॉस्पेरो अपने जादू से इसको अपने जाल में फंसा लेता है
बाद में फर्डिनांड को प्रेम हो जाता है प्रॉस्पेरो की पुत्री मिरांडा से। ये सारी जो योजना है ये प्रॉस्पेरो के जादू से प्रभावित होती है, जो एरियल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रेंड इसमें, एरियल। ये एरियल जो है एक आत्मा है उस टापू पर जहां पर कि प्रॉस्पेरो और मिरांडा जाकर के लैंड हुए थे। इसका पहले मास्टर हुआ करता था साइकोरेक्स, जिसको प्रॉस्पेरो हरा देता है और प्रॉस्पेरो की जादू के पावर में आ जाता है ये एरियल और इसका गुलाम बन जाता है। इसके बाद प्रॉस्पेरो जैसा चाहता है वैसा इससे काम करवाता है और एक बहुत ही इंटेलिजेंट और कैपेबल ये सर्वेंट के रूप में काम करता है। लेकिन फाइनली इसको एक्ट के एंड में प्रॉस्पेरो अपने जो है सर्विसेज से आजाद कर देता है, यानी इसको मुक्त कर देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें फ्रेंड, गोंजेलो। गोंजेलो ये काउंसलर है राजा का, एक ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति है और लॉयल है बहुत। प्रॉस्पेरो को और उसकी पुत्री मिरांडा को जब एंटोनियो के द्वारा राज्य हड़प लिया जाता है तो एंटोनियो इनकी हत्या करवाने की योजना बनाता है। हालांकि गोंजेलो जो है एक अच्छे स्वभाव का एक वफादार व्यक्ति होता है और ये किसी तरह से इन दोनों को वहां से बचा करके निकाल देता है। कुछ और ऐसे कैरेक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी इनको जान लेते हैं। एड्रियन एंड फ्रांसिस्को, ये कुलीन घराने के राजघराने के लोग हैं जो कंपेनियन है एलोंजो के। जब इनका जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और फर्डिनांड एलोंजो का पुत्र वहां से खो जाता है। एलोंजो को ऐसा लगता है कि फर्डिनांड की मृत्यु हो चुकी है, ये उसे ढांढस बंधाते हैं और इस तरह से इनका छोटा सा रोल है लेकिन ज्यादा कोई महत्व नहीं है इनका। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड कैलिबन। ये उस टापू का निवासी है जहां पर कि प्रॉस्पेरो और उसकी पुत्री ने आकर के लैंड किया था। प्रॉस्पेरो इसकी जो है इसकी पूरी पावर को छीन लेता है और वहां का राजा बन जाता है एक तरह से, और ये एकमात्र उसकी प्रजा रहती है उस टापू पर, तो उसके सारे गंदे काम करता है क्योंकि उसका अधिकार हो जाता है पूरे टापू पर। एक समय फ्रेंड कैलिबन कोशिश करता है रैप करने की मिरांडा की और इस वजह से प्रॉस्पेरो और मिरांडा दोनों इससे बहुत नफरत करते हैं। इसे एक जंगली और वैसी टाइप का व्यक्ति मानते हैं जिसका लुक बहुत अलग टाइप का है, जिसकी सोच बहुत अलग है। हालांकि ड्रामा जो है ये आप देखेंगे जब इसको हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैलिबन में कविता कहने की भी जो है कैपेसिटी है, ये सुंदरता को समझता है जैसा कि एक्ट नंबर 3 में दर्शाया गया है। फ्रेंड्स यहाँ तक हमने द टेम्पेस्ट के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है उनको सबको देखा। आइए हम इस ड्रामा की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स एक्ट नंबर 1 की शुरुआत होती है एक जहाज से। एक जहाज है, शिप है, जिसमें शिप मास्टर जो है और बोट्समैन इसके सहायक जो है नाविक ये कोशिश कर रहे होते हैं जहाज को एक आते हुए तूफान से बचाने की। इस जहाज पर एलोंजो जो किंग ऑफ नेपल्स है ये सवार है। इनके साथ में इनके 2 भाई हैं एंटोनी और सेबेस्टियन, ये भी इस जहाज पर सवार है। अब इस एक्ट में देखें फ्रेंड तो एलोंजो आता है डेक पर और अननेसेसरी ऑर्डर्स देता है मरीनर्स को। बोट्समैन कहता है कि जो नोबल व्यक्ति हैं, जितने भी कुलीन लोग हैं, वो जहाज के यानी डेक के नीचे चले जाएं तूफान की वजह से, ताकि वहां के जो नाविक हैं वो अपना काम कर सकें और उनका ध्यान भंग नहीं हो। हालांकि एंटोनी और सेबेस्टियन जो है ये इसकी बात को नहीं सुनते और ये मौका पाते ही इसके खिलाफ जो र्यूड और सरकास्टिक रिमार्क्स यानी टिप्पणियां करने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं इनका। अचानक से फ्रेंड एक बहुत जोरदार की लहर आती है उस जहाज पर और सारे जो मरीनर्स रहते हैं यानी कि नाविक रहते हैं वो घबरा के वहां से भागने लगते हैं। जो कुलीन वर्ग के लोग रहते हैं वो भी, उनको भी ऐसा लगता है कि अब हमारा बचना बहुत मुश्किल है और सारे लोग मारे जाएंगे केवल नाविकों को छोड़ करके, और वो नीचे डेक में नीचे चले जाते हैं अपने राजा को अलविदा कहने के लिए। अब अगला सीन शुरू होता है फ्रेंड, मिरांडा और प्रॉस्पेरो ये एक टापू पर हैं
मिरांडा आकर के प्रॉस्पेरो से कहती है कि एक बहुत बड़ा जहाज जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसके सारे लोग जो है ये मारे गए तूफान में। हालांकि उसके पिता उसे आश्वस्त करते हैं कि कोई भी व्यक्ति इसमें घायल नहीं हुआ है, यानी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और जो तूफान आया है ये सब मैंने ही किया है, ये मेरे ही जादू की वजह से हुआ है। अब फ्रेंड मिरांडा पूछती है कि ये सब करने का क्या रीजन है। तो प्रॉस्पेरो अब उसे पूरी कहानी सुनाता है उसके पास्ट की, कि कैसे उस टापू पर उन दोनों का आना हुआ था और कैसे जब वो बहुत ज्यादा छोटी थी उसके राज्य को हड़प लिया गया था उसके भाई के द्वारा। मिरांडा उस समय इतनी छोटी थी फ्रेंड कि उसको अपने मृत मां के बारे में भी कुछ भी याद नहीं था। आगे प्रोस्पेरो बताता है फ्रेंड कि कैसे उसके भाई ने एलोन्जो के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रचा। जब वो अपने गहन अध्ययन में जुटा हुआ था, अपने जादू की जो पढ़ाई कर रहा था वो, और एंटोनियो ने उसका राज्य हड़प लिया और प्रोस्पेरो और मिरांडा को मिलान से बाहर निकाल दिया और आदेश दिया कि उन दोनों की हत्या कर दी जाए। आगे प्रोस्पेरो बताता है कि कैसे उसका अच्छा जो काउंसलर था गोंजेलो, उसने किसी तरह से उनकी जान बचाई और उन्हें एक नाव में बिठा करके वहां से भगा दिया। इसके बाद वो इस टापू पर आ गए जहां पर वो फिलहाल रह रहे हैं। अब प्रोस्पेरो बताता है कि उसका जो इरादा है दोबारा से अपने राज्य पाना, और ये जो तूफान आया है ये सारा उसका किया धरा है, जिससे उसके भाई का जो जहाज था उस टापू के पास आकर के जो है क्षतिग्रस्त हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये सब जो किया है ये एरियल नाम की एक आत्मा है जो उसकी गुलाम है, उसके द्वारा किया गया है, क्योंकि वो आत्मा जो है वो कई तरह के जादू करना जानती है। अब फ्रेंड एरियल का पहला जो है आगमन होता है स्टेज पर, और वो आकर के प्रोस्पेरो को बताता है कि जैसा उसने योजना बनाई थी बिल्कुल वैसे ही परफेक्टली जो है योजना को लागू कर दिया गया। पूरा जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची, यानी कोई भी व्यक्ति मरा नहीं है। एरियल बताता है कि जितने भी नाविक हैं वो तो अभी भी जहाज पर हैं, लेकिन राजा और उसके जितने भी साथी थे ये जहाज से छिटक करके उस टापू पर इधर उधर जाके गिर गए। एरियल ये भी बताता है कि उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, यानी वो सभी सुरक्षित है। अब एरियल प्रोस्पेरो को उसके वादे की याद दिलाता है कि उसने जो वचन दिया था कि इस तरह का जो काम वो करवाना चाहता है, अगर एरियल उसे सही सही कर देगा तो प्रोस्पेरो उसको जो है मुक्त कर देगा। प्रोस्पेरो उसकी बात से खुश होता है कि वो उसको कितना जेनरस मानता है, बजाय कि जो उसका पहले का मालिक था साइकोरेक्स उसकी तुलना में। अब नेक्स्ट कैरेक्टर फ्रेंड कैलिबन की एंट्री होती। कैलिबन आके दावा करता है उस टापू पर, और वो ये कहता है कि ये टापू जो है मेरी माँ का है। उसकी माँ जो रहती है साइकोरेक्स उसका है और उसका वो उत्तराधिकारी है। प्रोस्पेरो की जो टीचिंग्स है इनका कोई भी असर कैलिबन पे दिखाई नहीं देता। कैलिबन का जो स्वभाव है उग्र टाइप का और असभ्य टाइप का, उस तरह का वो हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से प्रोस्पेरो और मिरांडा जो है उससे हमेशा नफरत करते हैं। अब फर्डिनांड जो नया कैरेक्टर है फ्रेंड, इसकी एंट्री होती है। ये लड़खड़ाता हुआ आता है, मिरांडा को देखता है, और मिरांडा और फर्डिनांड एक दूसरे को देखते ही पहली नजर में इन दोनों को प्यार हो जाता है। ये सारा कुछ जो है एरियल के मैजिक की वजह से हो रहा होता है। एरियल का जो जादू है, यानी प्रोस्पेरो जो है एरियल के मदद से ये सारा जो योजना है, ये सारा प्लान जो है ये लागू करवा रहा है। अब प्रोस्पेरो जो है फर्डिनांड को अपना नौकर बनाने का फैसला करता है और उससे बहुत कठोर परिश्रम करवाता है पूरे टापू पर। आइए फ्रेंड देखते हैं एक्ट नंबर 2। अब किंग एलोन्जो जो है इनका आगमन होता है उस टापू पर अपने भाई सेबेस्टियन और एंटोनियो के साथ में। इनके साथ में नोबल मैन एड्रियन और फ्रांसिस्को भी हैं, और इनका काउंसलर है गोंजेलो। ये सारे लोग मिलकर के उस टापू पर आते हैं।
तब एलोन्जो देखता है कि उसका पुत्र जो है फर्डिनांड, उसका कहीं भी अता पता नहीं चल रहा है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि फर्डिनांड की मृत्यु हो चुकी। गोंजेलो उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और ये समझाता है कि हो सकता है कि वो कहीं पर जीवित हो, लेकिन एलोन्जो जो है बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि उसका पुत्र जो है मिसिंग है और उसे हमेशा ऐसा डर लग रहा होता है कि शायद उसकी मृत्यु हो गई हो। अब एलोन्जो जो है फ्रेंड अपनी पुत्री की शादी करने के लिए अफ्रीका गया होता है और वहां से वो लौट करके आ रहा होता है। उसे ये डर लगता है, उसके मन में ये डर आता है कि अब क्योंकि वो इतनी ज्यादा दूरी पर आ चुका है, शायद ही कभी वो अपनी पुत्री को दोबारा देख पाएगा। ये सभी आपस में बात कर रहे होते हैं फ्रेंड। इसी बीच एंटोनियो और सेबेस्टियन जो है ये वर्ड प्ले खेलने लगते हैं और परेशान करने की कोशिश करते हैं गोंजेलो को। ये सारी चीजें फ्रेंड एरियल देख रहा होता है। ये सब एरियल के जादू की वजह से हो रहा होता है। एरियल दोबारा से अपना जादू चलाता है और ये जितने भी लोग रहते हैं ये गहरी नींद में सो जाते हैं। केवल एंटोनियो और सेबेस्टियन ये होश में रहते हैं। अब एक बहुत गंभीर वातावरण सा निर्माण हो जाता है एरियल के जादू की वजह से। एंटोनियो और सेबेस्टियन जब ये देखते हैं कि ये सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं, अब एंटोनियो और सेबेस्टियन एक षड्यंत्र बनाने लगते हैं एलोन्जो से उसका राज्य हड़पने की, क्योंकि उन्हें लगता है कि फर्डिनांड की मृत्यु हो चुकी, जो उनका वर्तमान में उत्तराधिकारी है। और एलोन्जो की पुत्री जो है ये ट्यूनिस में जहां इसकी शादी हुई है ये बहुत ज्यादा लंबी दूरी पर है, तो वो इसकी मदद करने के लिए नहीं आ सकती। तो सेबेस्टियन जो है आसानी से एलोन्जो का राज्य पा सकता है केवल 2 हत्याएं करके। एलोन्जो और गोंजेलो, इन दोनों की हत्या यदि वो कर देगा तो वो एलोन्जो का राज्य हड़प लेगा। ये सारी चीजें हालांकि एरियल के जादू की वजह से हो रही हैं और ये सब करवाने वाला जो है ये प्रोस्पेरो है। जब एरियल इन लोगों की बातें सुनता है तो वो गोंजेलो को जो है नींद से जगा देता है और इसे चेतावनी देता है कि वो खतरे में, उसकी हत्या हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड कि ये सब प्रोस्पेरो करवा रहा है और एरियल के जादू की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। एरियल अब प्रोस्पेरो को ये बताता है कि किस तरह से ये षड्यंत्र बनाया गया है एंटोनियो और सेबेस्टियन के द्वारा और गोंजेलो की हत्या हो सकती है। प्रोस्पेरो गोंजेलो को बचाना चाहता है क्योंकि गोंजेलो का बहुत बड़ा एहसान है प्रोस्पेरो पर। उसी की वजह से उसकी जान बची थी और उसकी पुत्री जो मिरांडा है उसकी जान बची थी। अब कैलिबन जो है ये कोसने लगता है प्रोस्पेरो को क्योंकि एक और तूफान आने लगता है आइलैंड पर और वो ये समझता है ये सारा जो है प्रोस्पेरो की शरारत है। वो जाके एक जगह छुप जाता है उस प्रवेश द्वार पर जहां की प्रोस्पेरो की एक पनिशिंग स्पिरिट्स, एक और कैरेक्टर यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिंकुलो, ये मौजूद है। अब ट्रिंकुलो देखता है फ्रेंड कि कैलिबन जो है ये लेटा हुआ है जमीन पर और एक कंबल सा चीज को ढका हुआ है और उसे वो कहता है कि डेड इंडियन है, मरा हुआ एक जानवर टाइप का व्यक्ति है। बट द स्टॉर्म कंटिन्यूज टू अप्रोच, तूफान फ्रेंड कंटिन्यूअसली आ रहा होता है। ट्रिंकुलो भी उस तूफान से डर जाता है और कैलिबन जो एक गाउन सा ओढ़ करके, क्लॉक ओढ़ करके नीचे लेटा हुआ होता है, वो जाके उस क्लॉक के नीचे कैलिबन के बगल में लेट जाता है। अब एलोन्जो का एक शराबी बटलर जिसका नाम है स्टीफेनो, इसका वहां आना होता है। ये बहुत ज्यादा शराब पिए हुए होता है और गाना गाते हुए आ रहा होता है। वो आके लड़खड़ा जाता है। एक अजीब सा दृश्य उसके सामने रहता है कि 2 व्यक्ति जो है एक क्लॉक के नीचे छुपे हुए, यानी लेटे हुए जमीन पर, क्योंकि वो शराब के बहुत ज्यादा नशे में रहता है। उसे लगता है कि जो ट्रिंकुलो और कैलिबन उस क्लॉक के नीचे छुपे हुए, तो उसे ऐसा लगता है कि यह 4 लेग्ड मॉन्स्टर, एक 4 पैर वाला दानव वहां पर लेटा हुआ है। अब कैलिबन जो है फ्रेंड ये भी शराब के नशे में रहता है और उसको ऐसा लगता है कि स्टीफेनो जो है ये प्रोस्पेरो का कोई कर्मचारी है। मीनियन यानी होता कर्मचारी, अधीनस्थ।
जिसे भेजा गया है प्रोस्पेरो के द्वारा उसे परेशान करने के लिए। स्टीफेनो थिंक्स अ ड्रिंक ऑफ वाइन विल क्योर कैलिबन ऑफ व्हाट एल्स हिम। अब स्टीफेनो को लगता है कि एक ड्रिंक अगर वो पी लेगा कैलिबन, तो उसके जो कष्ट है, उसको जो परेशानी है, वो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो स्टीफन जो है फ्रेंड, ये कैलिबन को भी शराब पिलाने लगता है और दोनों बैठ करके जो शराब पीने लगते हैं और धीरे धीरे बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं। अब ये शराब के नशे में बैठे हुए होते हैं और ट्रिंकुलो को वो बहुत समय बाद पहचान पाता है कि ये उसका एक बहुत पुराना दोस्त है। अब स्टीफेनो ने जो शराब पिलाई कैलिबन को, इसकी उदारता की वजह से कैलिबन को लगता है कि ये सेलेसियल लिकर जो इसने पिलाया है, एक अलौकिक शराब, कैलिबन जो है उसके इस भलाई के लिए, इसके एहसान के लिए जो है उसे भगवान जैसे मानने लगता है। देखिए, बेनिवोलेंट गॉड। कैलिबन फ्रेंड इतना ज्यादा खुश हो जाता है ट्रिंकुलो से कि वो उसे ऑफर करता है कि यदि वो उसकी मदद करे प्रोस्पेरो को हटाने की वहां के राज्य से, यानी उस टापू का जो राज्य है, तो वो उसे राजा बना देगा। स्टीफेनो भी इस बात को स्वीकार कर लेता। आइए फ्रेंड देखते हैं एक्ट नंबर 3। अब फर्डिनांड जो है फ्रेंड, इसे कैलिबन की जगह एक नौकर का दर्जा दे दिया गया है प्रोस्पेरो के द्वारा। हालांकि वो एक रॉयल व्यक्ति है, एक शाही राजघराने का व्यक्ति है, और वो पसंद भी नहीं करता है प्रोस्पेरो को, लेकिन चूंकि वो प्रेम में पड़ चुका है मिरांडा के, वो किसी भी तरह से उसे पाना चाहता है, तो वो काम करने लगता है एक गुलाम बन करके, एक नौकर बन करके प्रोस्पेरो का। फर्डिनांड और मिरांडा एक दूसरे से प्यार की अभिव्यक्ति करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। यद्यपि वो दोनों केवल एक ही दिन हुआ होता है मिले हुए, लेकिन क्योंकि एरियल का जादू का असर है और प्रोस्पेरो ये सारी चीजें करवा रहा है, वो दोनों जो है बहुत ज्यादा प्रेम में पड़े हुए थे और दोनों ही शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। अब इधर दूसरी तरफ फ्रेंड, स्टीफेनो, ट्रिंकुलो और कैलिबन ये दोनों बैठ करके शराब पी रहे होते हैं तीनों जने। ट्रिंकुलो और सेबेस्टियन कंटिन्यू टू इंसल्ट कैलिबन। अब ये शराब के नशे में ट्रिंकुलो और सेबेस्टियन ये कैलिबन की इंसल्ट कर रहे होते हैं, अपमान कर रहे होते हैं। हालांकि कैलिबन जो है केवल ट्रिंकुलो की जो बात है इसका विरोध करता है, प्रोटेस्ट करता है और स्टीफेनो का बचाव करता है और उसे ये भी बताता है कि वो कैसे पीछा छुड़ाना चाहता है प्रोस्पेरो से हमेशा के लिए। अब फ्रेंड एरियल का आना होता है, वो फिर से जादू अपना चलाता है। दोनों इन तीनों लोग जो बैठे रहते हैं इनके ग्रुप में बीच में डिस्कॉर्ड यानी मतभेद होने लगते हैं। इसके बाद फ्रेंड कैलिबन जो है योजना बनाने लगता है हत्या करने की, यानी एक षड्यंत्र बनाने लगता है प्रोस्पेरो की हत्या करने का। अब कैलिबन जो है स्टीफेनो को वचन देता है कि यदि वे सफल हो गए प्रोस्पेरो की हत्या करने में, तो वो स्टीफेनो को उस आइलैंड का राजा बना देगा। क्योंकि कैलिबन फ्रेंड प्रोस्पेरो से बहुत ज्यादा नफरत करता है, वो किसी भी कीमत पर प्रोस्पेरो से पीछा छुड़ाना चाहता है। वो स्टीफेनो से कहता है कि तुम इस आइलैंड के रूलर बन जाओगे और मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा, यानी मैं तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करूंगा यदि तुम मेरी मदद करो प्रोस्पेरो से पीछा छुड़ाने में। वो आगे ये भी कहता है कि वो उसकी मदद करेगा स्टीफेनो की, कि वो मिरांडा से शादी हो जाए, यानी वो स्टीफेनो की शादी मिरांडा से करा देगा अगर ये षड्यंत्र जो है सक्सेसफुल हो जाता है। अब एरियल फ्रेंड ये सारी चीजों को देख रहा होता है और ये कुछ हद तक देखा जाए तो ये सारा एक्चुअल में एरियल ही करवा रहा है। एरियल की जादू की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अब वो वहां से चला जाता है प्रोस्पेरो को सूचना देने के लिए ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं। एलोन्जो, एड्रियन, फ्रांसिस्को, सेबेस्टियन, एंटोनी और गोंजेलो ये सारे जो है अभी भी भटक रहे होते हैं उस टापू पर, यहां वहां। एलोन्जो अपने पुत्र को तलाश रहा होता है और बहुत ज्यादा दुखी रहता है,
इधर उधर घूमते घूमते बहुत टाइम हो जाता है और वो आखिरी उम्मीद जो रहती है, यानी उसे लगता है कि अब वो फर्डिनांड को कभी जीवित नहीं देख पाएगा। अब एंटोनियो और सेबेस्टियन, जैसा कि इन्होंने योजना बनाई थी कि वो एलोन्जो और गोंजेलो इन दोनों की हत्या कर देंगे और सेबेस्टियन उसका राज्य हड़प लेगा। ये निश्चय करते हैं कि आज रात को ही जो है इस योजना पे काम किया जाएगा और उन दोनों की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन इनकी जो षड्यंत्र रहता है इसमें बाधा पहुंच जाती है, क्योंकि प्रोस्पेरो जो है एक बहुत बड़ा बैंक्वेट, एक बहुत बड़ा सामान बेचता है अपनी आत्माओं के थ्रू। वो स्वयं भी वहां पर जाता है लेकिन वो इनविजिबल रहता है, अदृश्य रहता है, यानी किसी को दिखाई नहीं देता। वे सभी आश्चर्यचकित होते हैं कि ये इतना सारा खाने का सामान, ये सारी चीजें जो है उनके एंटरटेन के लिए क्यों भेजी गई हैं और किसके द्वारा भेजी गई हैं। इतना सारा भोजन और ये सारी जो चीजें जो भेजी गई हैं उनके पास, इनको देख करके वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जैसे ही वो खाना खाने शुरू करने ही वाले होते हैं कि एरियल की एंट्री होती है। एरियल वहां आता है और वो कहता है कि ये जो जितनी भी सारी चीजें हुई हैं, जो उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये सारा जो है उसने ही करा है। और ऐसा कहते ही जो बैंक्वेट, इतना सारा भोजन और सारा सामान आया था, ये गायब हो जाता है। एलोन्जो फ्रेंड एरियल की बातें सुन करके उसको कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो जाता है कि ये सारा जो है प्रोस्पेरो का किया धरा है, क्योंकि जिस तरह की बातें वो बोलता है वो प्रोस्पेरो ही हो सकता है जो इस तरह की चीजें कर रहा हो। जैसे ही ये अंदाजा लगता है इन लोगों को कि प्रोस्पेरो जीवित है और ये सारी जितनी भी घटनाएं हुई हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं उसका हाथ है, एलोन्जो, एंटोनियो और सेबेस्टियन इन सबको जो है एक अपराध भावना इनके मन में आने लगती है और कुछ हद तक ये डर भी जाते हैं केवल इस विचार से कि प्रोस्पेरो जीवित है और कहीं आसपास ही है उनके। आइए फ्रेंड एक्ट नंबर 4 को देखते हैं। अब प्रोस्पेरो जो है फर्डिनांड को जो सजा दे रहा था, एक नौकर की तरह से उससे काम करवा रहा था, वो फाइनली ये फैसला करता है कि वो उसे छोड़ देगा, यानी उससे नौकर की तरह काम नहीं करवाएगा और मिरांडा से उसकी शादी करवा देगा। क्योंकि वो मिरांडा के प्रेम की वजह से ही ये उसके नौकर की तरह उसके यहाँ काम कर रहा था। प्रोस्पेरो जो है उनके इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है और फर्डिनांड को हालांकि वो एक चेतावनी देता है कि मिरांडा की जो वर्जिनिटी है, यदि उसको उसने तोड़ा इस समारोह होने से पहले, यानी उसकी शादी होने से पहले, तो वो उन दोनों को श्राप देगा, यानी उनको दंड देगा। फर्डिनांड जो है वचन देता है और कसम खाता है प्रोस्पेरो के सामने कि वो दोनों जो है निश्चित रूप से उस सेरेमनी तक इंतजार करेंगे। अपनी शादी होने से पहले वो कोई भी जो है लैंगिक सुख नहीं लेंगे, यानी कि उसकी वर्जिनिटी को वो भंग नहीं करेगा। अब प्रोस्पेरो फ्रेंड एरियल को दोबारा से बुलाता है अपना लास्ट एक्ट करने के लिए जादू का। अब एरियल की मदद से प्रोस्पेरो एक बिट्रोथल मास्क, एक मास्क मुखौटा पहन करके नृत्य किया जाता है फ्रेंड, इसको आयोजित करवाता है उसकी प्रोस्पेरो की जो जादुई शक्तियां रहती हैं, यानी जादुई जो आत्माएं रहती हैं उनके द्वारा। ये लोग जो है जूनो, सेरेस और आयरिस, इस तरह की जो देवियां होती हैं, गॉडेस होती हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने मास्क के द्वारा। और ये मास्क में जब ये डांस किया जाता है, एक अच्छी शादी का गुणगान करते हैं, बाउंटीज ऑफ ए गुड मैरिज, और आशीर्वाद देते उस हैप्पी कपल को। दिस एक्ट ऑफ मैजिक सो कैप्टिवेट्स प्रोस्पेरो दैट ही फॉरगेट्स कैलिबन्स प्लॉट टू किल हिम। ये एक्ट इतना जादुई, इतना ज्यादा मोहित करने वाला होता है कि प्रोस्पेरो इस बात को भूल ही जाता है कि कैलिबन ने उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचा। कुछ पल के लिए वो ऐसा लगता है जैसे अपना नियंत्रण ही खो बैठा है सारी चीजों पर, लेकिन जल्दी ही वो दोबारा से होश में जाता है और दोबारा से वो अपना जो है ये जो जादुई शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, ये सारा दोबारा से वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। कैलिबन, स्टीफेनो, ट्रिंकुलो ये ढूंढते ढूंढते आते हैं प्रोस्पेरो को
और रास्ते में कुछ कपड़े जो पड़े होते हैं उनको फेंक देते हैं उठा के। कैलिबन पूरे दिल से ये चाहता है कि किसी तरह से प्रॉस्पेरो की हत्या कर दी जाए और उसका षड्यंत्र जो है ये सक्सेस हो जाए। हालांकि ट्रिंकुल और स्टीफेनो ये फुलिश टाइप के व्यक्ति है जो दिन भर शराब के नशे में रहते हैं और किसी भी काम के नहीं है। इस तरह की योजना को लागू करने के लिए वो कैपेबल नहीं है। वो केवल छोटी मोटी चोरी ही कर सकते हैं। प्रॉस्पेरो आसानी से उनको ढूंढ लेता है क्योंकि बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं और वो जैसे ही प्रॉस्पेरो उनको पकड़ने की कोशिश करता है वो सारे वहां से भाग जाते हैं। अब प्रॉस्पेरो एरियल को उनके पीछे भेजता है पकड़ने के लिए उनको, जैसे ही वो भाग जाते हैं वहां से। आइए फ्रेंड देखते हैं एक्ट नंबर 5। अंततः प्रॉस्पेरो जो है ये पूरा अंडर कंट्रोल ले लेता है सारी घटनाओं को, सारी चीजों को। एरियल हैज एप्रीहेंडेड एलोंजो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो। एरियल जो है अपने पकड़ में ले लेता है एलोंजो को, सेबेस्टियन को और एंटोनियो को। अब वे सारे इंतजार कर रहे होते हैं प्रॉस्पेरो के फैसले का। उन्हें सबको लगता है कि अब ये प्रॉस्पेरो इन सारे लोगों की हत्या करवा देगा। फाइनली प्रॉस्पेरो मेक्स अप हिज माइंड अगेंस्ट रेवेंज। अंततः प्रॉस्पेरो का जो मन है वो ये डिसाइड करता है कि वो बदला नहीं लेगा, यानी किसी की हत्या नहीं करेगा। एंड मेक्स अ स्पीच दैट सिग्निफाइज हिज रेनंसिएशन ऑफ मैजिक। और एक लंबा सा भाषण देता है जिसमें वो ये कहता है कि वो अब जादू को छोड़ देगा, त्याग देगा। The accused and the other nobles enter the magic circle that Prospero has made and stand there. एक मैजिक सर्कल बनाता है प्रॉस्पेरो जिसके अंदर ये सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये एनचेंटेड रहते हैं, मंत्र मुग्ध रहते हैं, जादू के नशे में रहते हैं, जैसा जो एरियल ने किया होता है। अब प्रॉस्पेरो फ्रेंड आरोप लगाता है एलोंजो पर with throwing Prospero and his daughter out of Italy, कि उसकी वजह से उसे और उसकी पुत्री को इटली छोड़ करके जाना पड़ा। एंड एंटोनियो एंड सेबेस्टियन विद बीइंग पार्ट ऑफ हिज क्राइम। और एंटोनियो और सेबेस्टियन भी इस अपराध के साथ ही थे। Prospero announces Ariel's freedom after Ariel sees the party back to Naples। अब ये सारी घटनाएं होने के बाद जितने भी मनमुटाव होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। एंड एरियल सिंग्स अ सॉन्ग आउट ऑफ जॉय। खुशी के मारे जो है एरियल एक गाना गाने लगता है। एलोंजो और प्रॉस्पेरो की दोबारा से मित्रता हो जाती। जब एलोंजो इस बात को स्वीकार करता है कि उसे बहुत पश्चाताप है जो गलत उसने किया था प्रॉस्पेरो और मिरांडा के साथ में। प्रॉस्पेरो फाइनली विंस बैक हिज ड्यूकडोम फ्रॉम एंटोनियो। अंततः जो है एंटोनियो से प्रॉस्पेरो अपना राज्य वापस ले लेता है। प्रॉस्पेरो हालांकि जो है अनविलिंगली यानी अनिच्छा पूर्वक माफ कर देता है एंटोनियो और सेबेस्टियन को जो उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया था। यद्यपि वो उन्हें दुष्ट पापी व्यक्ति बोलता है, उन्हें कोसता है, उन्हें बहुत डांटता है। कि एलोंजो फ्रेंड ये मान रहा था कि जब जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो उसके पुत्र जो फर्डिनांड था उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब वो ये देखता है कि वो जीवित है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो फर्डिनांड और मिरांडा की जो एंगेजमेंट की घोषणा कर देता है। जैसा कि मैंने कहा फ्रेंड ये सारी जो है जितनी भी घटनाएं वही होती हैं जो षड्यंत्र रचा गया होता है। ये दोबारा से इन सब पुरानी बातों को भूल जाया जाता है। सभी लोग जो है ये चाहते हैं कि पुरानी जो घटनाएं हो चुकी है उन्हें भुला दिया जाए और फिर से एक अच्छा वातावरण बनाया जाए। गोंजेलो भी फ्रेंड इस बात से खुश है कि इस वॉयेज पर, इस यात्रा पर सच ए गुड मैच वाज मेड, इतनी अच्छी जोड़ी बनाई गई। और जो भाइयों के बीच में फ्रेंड मनमुटाव था, देखिए बैड ब्लड मनमुटाव था, उसे भी दूर कर दिया गया और अब उनके बीच में, उनके मन में कोई एक दूसरे के प्रति घृणा या नफरत नहीं। एरियल जो है फ्रेंड एलोंजो का जो शिप है, जो जहाज है, उसे दोबारा से तैयार करता है उनके जाने के लिए। अब बोट्सवैन दोबारा से दिखाई देने लगते हैं जहाज पर। अब एरियल उन सबको बताता है कि ये सारी जो घटनाएं हुई थी, जो तूफान आया था वो किस कारण से हुआ था, यानी सारी चीजों के बारे में उनको बता देता है। कैलिबन अपोलोगाइजेस टू
प्रोस्पेरो फॉर टेकिंग द फुलिश स्टीफेनो एज इज मास्टर। कैलिबन भी माफी मांगता है प्रोस्पेरो से कि उसने एक मूर्ख स्टीफेनो को अपना मालिक, अपना स्वामी बना लिया था। अब प्रोस्पेरो भी फ्रेंड इस बात को क्योंकि जानता था कि ये सारा जो है ये एरियल की जादू की वजह से हो रहा था, वो स्टीफेनो, ट्रिंकुलो और कैलिबन की जो योजना थी यानी जो षड्यंत्र था, ये सबके सामने उजागर हो जाता है और ये माफ भी कर दिया जाता है क्योंकि ये सारी घटनाएं जो है अल्टीमेटली प्रोस्पेरो के द्वारा ही की जा रही थी। प्रोस्पेरो उन सबको इनवाइट करता है कि वो एक आखिरी रात गुजारें उसके आइलैंड पर, उसके निवास पर, और वो बताएगा कि कैसे वो जीवित बचा रहा अपनी पुत्री मिरांडा के साथ में उस आइलैंड पर, कैसे उसने अपने जादू की शक्तियों का इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड ये हैप्पी एंडिंग से ये खत्म होता है। प्रोस्पेरो ऑडियंस को एड्रेस करता है और बताता है कि जो प्रोस्पेरो के पास जो शक्तियां, उनसे ज्यादा शक्तियां हमारे पास होती, यदि हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छा परिणाम हमको प्राप्त होता है। और ये बहुत ही अच्छी हैप्पी एंडिंग, यानी कि एंड में जाकर सब कुछ ठीक हो जाता है। इस तरह से ये जो ड्रामा है, जो प्ले द टेम्पेस्ट, ये एंड हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। आपके विचार जरूर बताइए इस प्ले के बारे में। यदि आपको कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई, किसी भी डाउट को आप कभी भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक पढ़े हैं फ्रेंड, इनके MCQ के वीडियो बहुत जल्दी ही मैं लाने वाला हूँ। तो जो थोड़ा बहुत भी डाउट आपका इन कहानियों को यानी इन ड्रामा वगैरह को पढ़ने के समय आता है, वो MCQ को सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।